स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। अगले दिन सुबह 8 बजे सबसे पहले अरुण खेड़ा की आंख खुली। रात के ज्यादा नशे के कारण उसे अभी भी नशा महसूस हो रहा था। सिर चकरा सा रहा था, परंतु इस समय वो पूरे होश में ठीक ठाक था। अरुण खेड़ा ने पास में लेटे सूरज हेगड़े को हिलाया। वो नहीं उठा तो जोर से हाथ मारकर बोला, उठ बे, राजीव अभी तक नहीं आया। हेगड़े कुनमुनाया, फिर आंखें मलते हुए खोल दी। रात लिए ज्यादा नशे के कारण उसका सिर भी घूम रहा था। आंखें पूरी न खुल पा रही थी। राजीव नहीं आया अभी तक? हेगड़े ने नींद से बोझिल स्वर में पूछा। नहीं, रात उसका इंतजार करते करते हमने काफी ज्यादा स्मैक पी ली थी और फिर नशे में सो गए। चल, उसे ढूंढ कर लाते हैं। अरुण खड़ा उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दिवाकर को उठा दे। तू खुद उठा ले, कहते हुए अरुण बाथरूम में प्रवेश कर गया। सूरज हेगड़े ने लेटे ही लेटे बगल में सोए दिवाकर के कूल्हे पर लात मारी। दिवाकर कुनमुनाया। दूसरी लात पर उसकी नींद टूटी। क्या है? दिन चढ़ आया है, अब तो उठ जा। राजीव नहीं आया अभी तक। दिवाकर फौरन उठ बैठा। नशे के कारण अभी भी वो सुरूर सा महसूस कर रहा था। 2 पल आंखें मलते रहने के पश्चात उसने हेगड़े को देखा। राजीव को आ जाना चाहिए था। उसके पास बैंक का लूटा लाखों रुपया है। आ जाएगा। डर के मारे कहीं दुबका पड़ा होगा। उसे एक कमरे वाले फ्लैट पर चलते हैं। दौलत के साथ वो वहीं छुपा होगा। उससे ना तो दौलत छोड़कर आते बन रहा होगा, ना ही दौलत साथ ले आने की हिम्मत हो रही होगी। बाहर पुलिस की चौकसी बहुत है ना। अरुण कहाँ है? बाथरूम में गया है। सूरज हेगड़े ने आंखें मलते हैरानी से कमरे के कोने की तरफ देखा, जहां राजीव का बंधा हुआ जिस्म नजर आ रहा था। वो तो राजीव ही है। कहाँ? दिवाकर की निगाहें भी घूमती चली गई। दोनों हैरानी से कई पलों तक राजीव के शरीर को देखते रहे। अरुण खेड़ा बाथरूम से बाहर निकला। उसने दोनों की बातें सुन ली थी और वो भी राजीव के शरीर को देखे जा रहा था। मुंह गीला था, हाथ में टॉवल था, परंतु वो अपना चेहरा पोंछना भूल ही गया था। तीनों की आश्चर्य से भरी निगाहें आपस में टकराई। राजीव यहाँ कब आया? अरुण खेड़ा के होंठों से निकला। हमारे सो जाने के बाद आया होगा, सूरज हेगड़े ने जवाब दिया। हम तो दरवाजा भीतर से बंद करके सोए थे। दिवाकर ने टेबल पर पड़े पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए कहा। उठा इसे, देख तो कैसे कोने में सोया पड़ा है। खाली हाथ आया है। नोट तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे, हेगड़े बोला। कहीं रख आया होगा माल, दिवाकर लापरवाही से कह उठा। पुलिस की चौकसी भी तो बहुत है बाहर, ऐसे में माल यहाँ लाना खतरनाक हो सकता है। अरुण खेड़ा मुंह पोंछते हुए आगे बढ़ा और नीचे पड़े राजीव के पास पहुंचकर झुकते हुए से जोर से हिलाया, परंतु राजीव के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। अरुण पुनः हिलाने लगा कि ठिठक गया। आंखों में हैरानी समा गई। निगाहें उसके बंधे हुए हाथ पांव पर टिकती चली गई। ये क्या? अरुण ने दोनों को देखा। इसके हाथ पांव किसने बांधे? हाथ पांव बांधे? दोनों चौंके। अरुण ने हाथ में पकड़ा टॉवल एक तरफ फेंका और जल्दी से उसके बंधन खोलने लगा। बंधन खोलकर उसने राजीव के शरीर को सीधा किया। अगले ही पल वो पत्थर का बुत सा बना रह गया।
क्या हुआ? ये तो मरा पड़ा है। अरुण के शब्दों पर दिवाकर और हेगड़े चौंक कर उछल पड़े। क्या बक रहे हो? राजीव मरा पड़ा है, अरुण भयपूर्ण स्वर में चीख उठा। दिवाकर और हेगड़े की निगाहें आपस में टकराईं। उसी पल वो दोनों उठे और लपक कर वहां पहुंच गए। अरुण को पीछे धकेलकर उन्होंने राजीव के शरीर को चेक किया। राजीव तो वास्तव में मरा पड़ा था। दोनों फक चेहरों के साथ सीधे खड़े होते चले गए। तीनों के चेहरों पर भय, घबराहट और दुख के मिले जुले भाव स्थापित हो गए। कुछ उनका शरीर भी कांप रहा था। आंखों में बड़ा सा प्रश्न उभर आया था। मुंह फाड़े काफी देर तक वो तीनों एक दूसरे को निहारते रहे। आखिर दिवाकर लड़खड़ाती टांगों से आगे बढ़ा और धप्प से कुर्सी पर जा बैठा। उसके हाथों में हल्का हल्का कंपन हो रहा था। अरुण और हेगड़े पुनः राजीव का शरीर टटोलने लगे कि कहीं वह जिंदा न हो। लेकिन वो तो रात को ही मर गया था। पल भर के लिए वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। मरघट समान खामोशी को सूरज हेगड़े ने तोड़ा। ये ये मर कैसे गया? किसी प्रकार वो भी पास आकर कुर्सी पर बैठ गया था। दिवाकर ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और फंसे स्वर में बोला, दोस्तों, मरने से भी ज्यादा अहम बात यह है कि दरवाजा भीतर से बंद है, देख लो, और कमरे में ये मरा पड़ा है। इसके हाथ पांव बंधे पड़े हैं। बाहर का तो इस हालत में कोई भीतर आ नहीं सकता, और भीतर सिर्फ हम तीनों ही हैं। दिवाकर के शब्दों से ही वहां तीखा सन्नाटा छा गया। इसे तूने मारा है दिवाकर? एकाएक अरुण खेड़ा चीख पड़ा। क्या बक रहा है? दिवाकर उछलकर कुर्सी से खड़ा होकर हड़बड़ाया। मैं कहता हूं इसे तूने मारा है। याद कर। तुम दोनों को याद करने की जरूरत है। मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। रात मैंने तुम लोगों से कम नशा किया था। कुछ होश में था मैं। रात राजीव आया था। हम में से किसी ने दरवाजा खोला था। कई पलों तक दिवाकर और हेगड़े के होंठों से कोई शब्द ना निकला। तुम्हें याद है कि रात को राजीव आया था? हेगड़े के स्वर में कंपन था। हाँ। फिर फिर क्या हुआ था? दिवाकर की आवाज कांपने लगी थी। तो तुम दोनों बहुत नशे में थे। बहुत ज्यादा। मैं तो कुछ हद तक ही स्मैक का इस्तेमाल करके आराम से कुर्सी पर जा बैठा था। तब तब आया था राजीव। तुम दोनों, खासतौर से तुम। अरुण ने कांपते स्वर में कहते हुए दिवाकर की तरफ इशारा किया। उससे बैंक डकैती की दौलत मांग रहे थे। मैं 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 उससे बैंक डकैती की दौलत मांग रहा था? दिवाकर ने होंठों पर जीभ फेरी। हाँ। तुम शायद उसे क्रैक पीने को कह रहे थे कि पैसे ला, हमने क्रैक पीनी है। फिर तुमने हेगड़े से कहा कि एक सिगरेट में नशे की तगड़ी डोज डालकर तैयार करे। फिर फिर हेगड़े का मुंह फटा सा पड़ा था। तुमने सिगरेट तैयार की, स्मैक की, काफी ज्यादा मात्रा डालकर, जिसका इस्तेमाल तुम दोनों ने ही किया। मुझे और ज्यादा नशे की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही थी। उस सिगरेट के कश लेने के बाद तुम दोनों शैतान से हैवान बन गए थे। क्या मतलब? दिवाकर के होंठों से निकला। तुम दोनों उससे दौलत के बारे में पूछने लगे। वो कह रहा था कि पुलिस का सख्त पहरा है बाहर। पहरा समाप्त होने पर ही वो दौलत लेकर आएगा। तुम दोनों ने पूछा कि दौलत कहाँ है। उसने ये बताने से इनकार कर दिया। इस पर तुम लोग उसे चीटर कहने लगे कि तुम्हारा इरादा सारी दौलत दबा लेने का है। नहीं, हम राजीव को धोखेबाज नहीं कह सकते। दिवाकर की आवाज कांपने लगी थी। राजीव तो हमारा खास आड़ी था, हमारा पुराना यार था। ठीक कहते हो तुम।
अरुण खेड़ा दांत पीसकर गुर्राया। परंतु इस बात को समझने के लिए तुम लोगों के पास शक्ति ही कहाँ थी? नशे से भरी उस आखिरी सिगरेट ने तुम दोनों के होश छीन लिए थे। अच्छा बुरा सुनने समझने की ताकत ही कहाँ बची थी तुम दोनों में? फिर तुमने दिवाकर, तुमने उसके पेट में घूंसे मारे और वो नीचे गिर पड़ा। तुम दोनों ने ये सोचकर कि कहीं होश में आने पर ये यहां से और बैंक वाली दौलत लेकर फरार ना हो जाए, इसके हाथ पांव बांध दिए। जबकि स्मैक के नशे में तुमने इतने खतरनाक घूंसे इसके पेट में मार दिए थे कि ये नीचे गिरते ही मर चुका था। नहीं, सूरज हेंकड़े चीख उठा। दिवाकर का शरीर क्रोध और गुस्से से कांपने लगा। आंखें लाल सुर्ख होकर भयानक सी लगने लगी थी। वो अरुण खेड़ा को घूरने लगा। उल्लू के पट्टे, तब तू तो होश में था ना? दिवाकर चीखा। हाँ, तुम लोगों के हिसाब से तो मैं आधा ही नशे में था तब। तो फिर तूने मुझे रोका क्यों नहीं? दिवाकर तड़पा। कैसे रोकता? मैं तो खुद नशे में था। अरुण खेड़ा ने दर्द भरे स्वर में कहा। तू तो कह रहा था कि तू होश में था। हेगड़े चीखा। इतना नहीं था कि हादसा होने से पहले ही मैं सब कुछ समझ पाता। अगर समझ पाता होता तो तुम लोगों को उसके हाथ पांव बांधने क्यों देता? अरुण खेड़ा ने गहरी सांस लेकर कहा। नशे में कुर्सी पर पड़ा मात्र दर्शक की भांति सब कुछ देखता रहा था मैं। तुम लोगों के मुकाबले काफी होश में था। तभी तो मना किया कि जाने दो इसे, सुबह तक पैसा ले आएगा। तीनों सख्ते किसी हालत में राजीव की लाश को देखे जा रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि राजीव मर चुका है और उन लोगों ने नशे में उसे मारा है। वो चारों तो एक दूसरे पर हाथ उठाने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे और नशे की झोंक में उन्होंने खून कर दिया। मात्र यही ख्याल उन्हें कपाए जा रहा था। उनके बीच लंबी खामोशी छा गई। भययुक्त निगाहों से वो तीनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास ही अविश्वास था। बहुत बुरा हुआ ये। सूरज हेगड़े की आंखें गीली हो गई। मैं, दिवाकर भरभराते स्वर में कह उठा, मैं जब हाथ उठा रहा था राजीव पर, तब तुम दोनों मेरे पास थे। दोनों में से किसी ने भी मुझे रोका नहीं। उल्लू के पट्टो, तब मेरा सिर फोड़ देते। दिवाकर की आंखों में आंसू भर आए। कम से कम तब मेरे हाथों से वो ना होता। जब हो गया, मेरा यार मेरे ही घूंसे से होते ना मरता। सब सब कुछ ठीक तो रहता। बहुत बुरा हुआ ये, बहुत ही बुरा। अब कोई कुछ कहता भी तो क्या? अब होगा क्या? अरुण खेड़ा के शब्दों ने जैसे विस्फोट किया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या मतलब? हेगड़े ने पूछा। राजीव की लाश यहाँ पड़ी है। ये कमरा तो हमने किराए पर ले रखा है ताकि यहाँ रहकर नशा वगैरह कर सकें। आसपास के लोग हमें बखूबी जानते हैं। राजीव की लाश की बात जग जाहिर होने की देर है कि हम तीनों के हाथों में हथकड़ियां होंगी। अरुण ठीक कह रहा है, हेगड़े ने भारी स्वर में कहा। यह ठीक है कि अनजाने में हमने जान से प्यारे दोस्त की जान ले ली। इसका दुख तो हमें तमाम उम्र रहेगा। राजीव की याद हमें हमेशा तड़पाती रहेगी। परंतु अब राजीव की लाश का क्या किया जाए? बात खुलते ही हम लोग ऐसे फंसेंगे कि बचना कठिन हो जाएगा। कैसी मनहूस बैंक डकैती डाली है हमने। दिवाकर राजीव की लाश को देखता हुआ तड़प भरे स्वर में कह उठा। अपना यार ही खो दिया हमने। डकैती में मर जाता तो इतना मलाल ना रहता। मरा भी तो हमारे हाथों, मेरे हाथों। पागल हो गया था मैं नशे में। दिवाकर, हेगड़े के चेहरे के भाव पहली बार बदले।
रोने धोने के लिए हमारे पास काफी समय बचेगा। ये वक्त होश में रहकर काम करने का है। दिवाकर ने अपनी गीली आंखों को पोंछा। इसकी लाश को यहां से हटाना होगा, वरना हम फंस जाएंगे। अरुण खेड़ा ने भारी स्वर में कहा। मैं अपने दोस्त की लाश को यूं ही सड़क पर नहीं फेंक सकता, दिवाकर ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। सड़क पर फेंकने से अच्छा है कि इसकी हत्या अपने सर ले लूं। दिमाग फिर गया तेरा? भावुकता छोड़ दे। बीता समय अब वापस तो नहीं आ सकता, परंतु आने वाले कठिन समय को तो ठीक किया जा सकता है। जुर्म मान लेने से अगर राजीव जिंदा हो सकता तो हम खुद को कानून के हवाले कर देते। राजीव अरुण खेड़ा ने सख्त स्वर में कहा। दिवाकर भीगी आंखों से राजीव की लाश को देखता रहा। क्या करना है राजीव की लाश का? हेगड़े ने अरुण को देखा। तुम बोलो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हेगड़े ने लंबी सांस ली। दिवाकर की ये बात सही है कि राजीव की लाश को यूं ही सड़क पर नहीं फेंका जा सकता। वो हमारा दोस्त था, बहुत ही खास दोस्त। अरुण खेड़ा ने भारी स्वर में कहा। गलती से उसकी जान लेकर एक बार तो गलती कर ही चुके हैं। सड़क पर उसकी लाश फेंक कर हम उसकी आत्मा को दुखी नहीं कर सकते। दोस्ती का कुछ तो तकाजा बनता ही है। फिर करें क्या? मुंह से तो फूटो। वही सोच रहा हूं, अरुण ने कहा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या? राजीव का कोई सगा वाला तो है नहीं, फिर इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? हम मर गए हैं क्या? दिवाकर दांत पीस कर बोला। हम करेंगे। सुनो, इसकी लाश को किसी तरह यहां से उठाकर इसके कमरे वाले फ्लैट पर डाल देते हैं, जहां ये रहता था। बाद में हम इसके फ्लैट पर पहुंचेंगे और इसे मरा पाकर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेंगे। कह देंगे हार्ट अटैक हुआ है, मेरा अपना डॉक्टर है, उसे ले आऊंगा। वो राजीव का चेकअप करने के बाद डेथ सर्टिफिकेट बना देगा कि इसे हार्ट अटैक हुआ है। किसी को शक होने की वजह ही नहीं है। तब हम पड़ोसियों को साथ लेकर इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। हेगड़े और अरुण दिवाकर को देखने लगे। क्या देख रहे हो मुझे? तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करना बिल्कुल ठीक रहेगा, अरुण बोला। लाश को रात के अंधेरे में ही यहां से ले चलेंगे, हेगड़े ने कहा। रात को? दिवाकर के माथे पर बल पड़ गए। रात तक लाश की बुरी हालत हो जाएगी। गर्मियां हैं, इसका शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। बर्फ की सिल्लियों में तो लगा नहीं सकते, लोगों को शक हो जाएगा। ये काम हमें दिन में ही करना होगा। दिन में? दोनों चौंके। हाँ, लेकिन कल की बैंक डकैती के कारण सड़कों पर तो आज भी तगड़ी चेकिंग होगी। खास तौर से कारों की तो रोक रोक कर तलाशी ली जा रही होगी। हम फंस जाएंगे, अरुण घबरा कर बोला। परवाह नहीं, लेकिन दोस्त की लाश को हम इस तरह खराब होने नहीं देंगे, दिवाकर ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। अगर तुम लोग डरते हो तो ये काम मैं अकेले कर लूंगा। तुम्हें डर नहीं है तो हमें डर कैसा? हेगड़े बोला। ठीक है, हम तीनों ही लाश को लेकर इसके फ्लैट पर चलेंगे, अरुण ने निर्णायक स्वर में कहा। लाश ले जाने के लिए हमें बड़ा ट्रंक और कार चाहिए। कार तो मैं किसी की भी चुरा लाऊंगा। बड़ी पेटी जैसा ट्रंक बाजार से खरीद लेंगे, दिवाकर ने कहा। इन दोनों चीजों का इंतजाम मैं अभी करके आता हूँ। पल भर की खामोशी के पश्चात अरुण खेड़ा ने धीमे स्वर में कहा। अब हमें दूसरे मुद्दे पर भी बात कर लेनी चाहिए। कैसा दूसरा मुद्दा? दिवाकर ने उसे देखा।
रात जब हम उससे पूछ रहे थे कि उसने पैसा कहाँ रखा है, तो राजीव का जवाब था, जहाँ भी है सुरक्षित है। कई बार पूछने पर भी ना तो उसने जगह बताई और ना ही ये बताया कि किसके पास रखा है। 35 लाख रुपए का सवाल है। हमें मालूम करके पैसे को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, ताकि राजीव को मरा देखकर वो इंसान पैसा खुद इस्तेमाल करना शुरू न कर दे। अगला दृश्य। हम चारों ने बैंक डकैती इसलिए डाली कि हम सबको ही पैसे की सख्त जरूरत थी। हेगड़े ने खामोशी तोड़ी। हम तीनों अमीर घरों की औलादें हैं। मेरा बाप जज है और उनका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। दिवाकर तो रॉयल फैमिली से संबंध रखता है। अंधा पैसा है इसके घर में। और राजीव, वो गरीब था, इस दुनिया में अकेला था। हम लोगों के अलावा उसका कोई दूसरा दोस्त भी नहीं था शायद। अगर था तो हम उसे नहीं जानते। कॉलेज भी हम चारों ने साथ साथ किया। हम तीनों को नशे की लत पड़ गई और वो सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाता था। बैंक डकैती करने को वो इसलिए तैयार हो गया कि उसे किसी लड़की से प्यार हो गया था। सच्चा प्यार। वो उससे शादी करना चाहता था, परंतु वो बेरोजगार था, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, जबकि घर बसाने के लिए पैसा चाहिए था। वो जल्दी शादी करना चाहता था। इसी कारण दौलत पाने के लिए वो हमारे साथ डकैती में शामिल हुआ। दिवाकर और हेगड़े की आंखें मिली। तुम कहना क्या चाहते हो? अरुण खेड़ा की आंखें सिकुड़ गई। हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिससे वो शादी करना चाहता था। तुम्हारा मतलब है कि डकैती का पैसा उसने उस लड़की के पास रखा होगा? हाँ, यही मतलब है मेरा। पल भर के लिए उनके बीच चुप्पी छा गई। कोई जरूरी तो नहीं कि पैसा उसने उस लड़की के पास ही रखा हो, दिवाकर बोला। मेरी निगाहों में जरूरी है। अरुण ने अपने शब्दों पर जोर दिया। आखिर उसका और कोई था भी कौन जिस पर वो विश्वास करके डकैती का पैसा उसके पास रखता? अरुण की बात ठीक है, लेकिन वो लड़की कौन है जिसके साथ वो शादी करना चाहता था? दिवाकर ने पूछा। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसके बारे में तो राजीव ने हमें कभी बताया नहीं, हेगड़े बोला। मैंने बहुत बार पूछा था, परंतु हर बार वो इस बात को टाल जाता था। अरुण ने सिर हिलाया। उस लड़की के बारे में हमसे जिक्र करना अवॉइड करता था। तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे उस लड़की को? दिवाकर व्यवस्था भरे स्वर में कह उठा। यही तो सोचने की बात है। अरुण खेड़ा का लहजा चिंतित हो उठा। तूने कभी भी उस लड़की को नहीं देखा? दिवाकर ने हेगड़े को देखा। मेरा कोई खास यार था, तुम्हारा नहीं था क्या? हेगड़े उखड़े अंदाज में बोला। आखिरकार अरुण ने इस समस्या का हल कर दिया। एक रास्ता है, हमें उस लड़की का पता चल सकता है। कैसा रास्ता? जब राजीव के फ्लैट से राजीव की लाश मिलने की खबर फैलेगी, तो हो सकता है वो लड़की भी वहां आए। मेरा ख्याल है वो अवश्य आएगी। दिवाकर और हेगड़े के चेहरों पर पल भर के लिए खुशी की लहरें चमकी। अरुण ठीक कह रहा है, हेगड़े जल्दी से बोला। अगर वो ना आई तो? दिवाकर शक भरे स्वर में कह उठा। वो आएगी। पहले ही उल्टी बात मत बोला करो। अगर हमारे घर वालों ने हमें पैसे देने बंद न किए होते तो आज हमें किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़ता। इस समय हम मुसीबतों से ही घिरे पड़े हैं। वो भी तो हमारे नशा करने से तंग आ गए थे। अरुण खेड़ा ने गहरी सांस ली। इसी कारण क्रोध में आकर उन्होंने हमें पैसे देने बंद कर दिए। एक तरह से घर से निकालने वाले बात ही हो गई। फिर भी हम रात को अपने घरों में ही जाकर सोते हैं। धक्का नहीं मारा। धक्का नहीं मारा अभी हमारे घर वालों ने हमें, लेकिन जल्दी ही मारेंगे। नशा करने वालों को
छोड़ो ना, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? दिवाकर ने तीखे स्वर में कहा। दिवाकर ठीक कह रहा है, सूरज हेगड़े भी बोला। बीते हुए वक्त की नहीं, हमें आने वाले वक्त के बारे में बात करनी चाहिए। राजीव के फ्लैट पर जो भी जवान लड़की आए उसे हमें फौरन नजरों में रख लेना है। राजीव का अंतिम संस्कार करने के बाद ही उससे बात करेंगे। ठीक है। दिवाकर, तू जाकर कहीं से कार चोरी कर, ताकि लाश को हम राजीव के फ्लैट पर ले चले। आते समय लोहे का बड़ा सा ट्रंक भी लेते आना, जिसमें राजीव की लाश आ सके। मुझे डकैती में इतना डर नहीं लगा जितना कि अब लाश को ले जाने में लग रहा है। पुलिस कभी भी रास्ते में चेकिंग के लिए रोक सकती है। देखा जाएगा, दिवाकर ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा और उठ खड़ा हुआ। अगला दृश्य। दिवाकर कार चोरी कर लाया, साथ में बड़ा सा ट्रंक, इतना बड़ा कि जिसमें राजीव की लाश को पैक किया जा सके। तीनों ने मिलकर लाश को ट्रंक में ठूसा। टांगे पूरी नहीं आ रही थी, उनमें अकड़ापन आने लगा था। टांगों को मोड़ दिया गया। इस प्रकार उन तीनों ने राजीव की लाश को ट्रंक में ठीक ढंग से बंद किया। तत्पश्चात भगवान का नाम लेते हुए ट्रंक को उन्होंने बाहर ले जाकर कार की डिग्गी में रखा। दोनों पिछली सीट पर जा बैठे और दिवाकर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। तीनों की हालत बुरी से भी बदतर होती जा रही थी। वो पेशेवर बुरे लोग तो थे नहीं, तीनों अच्छे अच्छे बड़े घराने के लड़के थे। ऐसा काम करने की तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, परंतु महज नशे की खातिर वो जुर्म की दलदल में धंसते जा रहे थे। पहला जुर्म उन्होंने बैंक में डकैती करके किया। उस जुर्म की जंजीर में कड़ी लगाई राजीव को मारकर, और अब लाश को ले जाकर राजीव के फ्लैट पर रखने की सोचकर इस जुर्म की जंजीर की लंबाई बढ़ाते जा रहे थे। बहरहाल भगवान ने उनका पूरा साथ दिया। किस्मत अच्छी थी, रास्ते में किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। वो लोग ठीक ठाक राजीव के फ्लैट पर पहुंच गए, जो कि स्लम एरिया में था। दूर से ही उन्होंने फ्लैट पर नजर मारी। फ्लैट तो बंद है, बाहर ताला लटक रहा है। दिवाकर के होंठों से निकला, चाबी 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 कपड़ों में होगी, राजीव के कपड़ों में होगी। हेगड़े के होंठों से निकला, बेवकूफ। अरुण खेड़ा गुर्राया, तेरा दिमाग तो न खराब नहीं हो गया? वो ट्रंक में बंद है, अब ट्रंक खोलकर उसके कपड़ों से चाबी निकालेगा? ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। तीनों एकदम बर्फ की तरह ठंडे हो गए। तभी हेगड़े बोला, सुनो, एक बार राजीव मेरे घर पर चाबी भूल आया था, तो यहाँ आकर दूसरी चाबी उसने छज्जे से उतारी थी। शायद दूसरी चाबी अब भी वहीं पर हो। छज्जा? वो जो छोटा सा दरवाजे के ऊपर है, दरवाजे को बरसात से बचाने के लिए? हाँ। हेगड़े ने अरुण को देखकर सिर हिलाया। ठीक है। दिवाकर ने सिर हिलाया। तुम दोनों नीचे उतरो और डिग्गी से ट्रंक निकालकर दरवाजे की तरफ बढ़ो। इस काम में देर मत लगाना। और तुम नवाबों की तरह कार में बैठे रहोगे? अरुण ने तीखे स्वर में कहा। मैं तुम दोनों को वहां मैं तुम दोनों के वहां पहुंचने से पहले ही छज्जे पर अगर चाबी पड़ी है तो उसे उतारकर दरवाजा खोले रखता हूं। अगर ट्रंक सहित जाकर छज्जे में चाबी ढूंढने की चेष्टा की तो ट्रंक लोगों की नजर में आ जाएगा, जो कि हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। बात तो ठीक है। सूरज हेगड़े ने अपना सिर हिलाया। और कार? अरुण के होंठों से निकला, कार की फिक्र मत करो, मौका मिलते ही मैं ठिकाने लगाऊंगा। तुम लोगों को जो कहा है वो करो। दिवाकर ने बात समाप्त करने वाले लहजे में कहा। और अगर चाबी छज्जे पर ना हुई तो? अरुण ने दिवाकर को देखा। तो ताला तोड़ देंगे, ताला कोई खास मजबूत नहीं है। ताला तोड़ोगे तब तुम्हें लोग नहीं देखेंगे क्या? अरुण खेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। लोगों ने देख लिया तो तब कौन हमारी बात पर विश्वास करेगा कि राजीव की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, क्योंकि दरवाजा तो बाहर से बंद था। शक की सुई चुभने पर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया तो गए काम से।
सारा किया धरा मिट्टी में। इस बार कोई कहता तो क्या कहता। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरुण खेड़ा उन्हें देखकर अरुण खेड़ा उन्हें खामोश देखकर कह उठा, मेरा मतलब ये नहीं कि हम लोग जो कहने जा रहे हैं वो ना करें। मेरा मतलब ये नहीं कि हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ना करें। कोशिश करने पर ही काम बनते हैं। दिवाकर, तुम पहले जाओ। छज्जे पर छज्जे पर अगर चाबी है तो दरवाजा खोलो। उसके बाद हम सीधे ट्रंक सहित आएंगे और भीतर घुस जाएंगे। अगर छज्जे पर चाबी नहीं हुई तो किसी वीरान जगह पर जाकर ट्रंक में मौजूद राजीव की लाश के कपड़ों में से चाबी निकालेंगे। खेड़ा ने ठीक कहा था। इसके सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं था। दिवाकर कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और कुछ दूर नजर आ रहे राजीव के फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ा। चेहरे पर घबराहट और टांगों में घबराहट भरा हल्का सा कंपन था। राजीव की लाश कमरे तक पहुंचाना उसे बहुत भारी लग रहा था। सुबह 10 बजे का वक्त था। इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। सब अपने कामों में व्यस्त ही थे। दरवाजे के समीप पहुंचते ही दिवाकर ने बिना रुके उछाल मारी और छज्जे को पकड़कर ऊपर हो गया। निगाहें जल्दी से छज्जे पर मारी। वहां उसे पुरानी सी चाबी चमकती नजर आई, जिसकी धूप और बरसात ने बुरी हालत कर दी थी। दिवाकर ने चाबी पकड़ी और नीचे कूद गया। इसके साथ ही उसने फौरन दाएं बाएं देखा। भगवान उनका हर काम में पूरा साथ दे रहा था। किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। शायद भगवान भी चाहता था कि ये लोग अपने जुर्मों की जंजीर को पूरा कर लें। जो कड़ियां बाकी बची हैं उन्हें भी जंजीर में पिरो लें। इसके बाद ही हिसाब किया जाएगा। और शायद ऐसा वक्त आने में अभी समय बाकी था। दिवाकर ने पीछे देखा। कुछ दूर कार में बैठे अरुण खेड़ा और सूरज हेगड़े उसे ही देख रहे थे। दिवाकर ने फौरन ताले में चाबी डाली। चाबी घुमाई, ताला खुल गया, जिसे कि निकालकर सेटकनी खोलते हुए भीतर प्रवेश कर गया। दिवाकर ने कमरे में गहरी सांस ली। राजीव का एक ही कमरे का घर था। टॉयलेट, बाथरूम, किचन सब कुछ देख डाले, परंतु बैंक डकैती की जिस दौलत को वो ढूंढ रहा था वो वहां नहीं थी। इसका मतलब राजीव ने दौलत किसी के पास रख छोड़ी थी। तभी तेज गति के साथ हेगड़े और खेड़ा भारी ट्रंक को एक एक तरफ से पकड़े भीतर प्रवेश कर आए। दोनों हाफ रहे थे। चेहरे पर से हवाइयां उड़ रही थी। किसी ने देखा तो नहीं? शायद नहीं। देखा भी हो तो परवाह नहीं। ट्रंक लाना कोई जुर्म तो नहीं, हेगड़े ने कहा। बातें कम करो, दिवाकर बेसब्री से बोला। ट्रंक खोलो और लाश बाहर निकालकर हमारे सामने पड़े बेड पर रखो। हम यहाँ आए हैं तो हमें फौरन ही नाटक शुरू कर देना चाहिए। अरुण खेड़ा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया कि कहीं कोई बाहर से भीतर न झांक ले। दिवाकर और सूरज हेगड़े ने ट्रंक खोला। बीच में तुड़ी मुड़ी राजीव की लाश को उन्होंने बाहर निकालकर दीवार के साथ सटे बेड पर डाला। ट्रंक में लाश की टांगें मोड़ने की वजह से अब उसकी टांगें मुड़ी पड़ी थी। दिवाकर और हेगड़े ने लाश की टांगों को किसी प्रकार खींच खांच कर सीधा किया और फिर उसकी छाती तक चादर ओढ़ा दी। राजीव का हमेशा की तरह मासूमियत से भरा चेहरा आज मरने के बाद भी मासूम सा नजर आ रहा था। अलबत्ता उसके चेहरे पर हल्का सा पीलापन अवश्य मौजूद था। दिवाकर ने अरुण खेड़ा को देखा। ठीक है? ठीक, अरुण ने धीमे स्वर में कहकर सिर हिलाया। हेगड़े ने ट्रंक को बेड के नीचे सरका दिया। अरुण, तुम आसपास वालों को खबर करो कि राजीव की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मौत की खबर फैलते देर नहीं लगेगी। इसकी चहेती वो जो कोई भी है, खबर मिलते ही अवश्य आएगी। मेरे ख्याल से खबर फैलने के 2 घंटे तक वो अवश्य यहाँ होगी। अरुण सिर हिलाकर बाहर निकल गया। अगला दृश्य। 1 घंटे में वहां कॉलोनी के आस पड़ोस वाले करीब 20 लोग इकट्ठा हो गए थे। राजीव ज्यादा लोगों से मिलता नहीं था, फिर भी कुछ तो उसकी पहचान वाले थे ही। उसके होंठों पर यही था कि दिल का दौरा पड़ने से राजीव की मौत हुई है। हर कोई अफसोस भरी निगाहों से राजीव के चेहरे को देखे जा रहा था। फिर राजीव का चेहरा हेगड़े ने चादर से पूरा ढांप दिया। सूरज हेगड़े और अरुण खेड़ा, दिवाकर के चेहरे पर दुख की अमिट छाप थी। साथ ही साथ वो आने वालों को भी देखे जा रहे थे।
उन्हें खोज थी किसी जवान युवती की जो राजीव को देखकर फफक फफक कर रोती। परंतु रोना तो क्या, बिना रोने वाली भी कोई जवान युवती वहां मौजूद नहीं थी। 2 घंटे बीत गए। इन तीनों को तो यहाँ हर कोई जानता था, क्योंकि ये अक्सर राजीव के पास आते रहते थे। किसी को किसी भी प्रकार का शक न हुआ और ना ही शक होने वाली कोई वजह थी। अरुण, दिवाकर उसके कान में बोला, तुम दोनों नजर रखना, मैं अपने खास डॉक्टर को लेकर आता हूँ। वो हार्ट अटैक का डेथ सर्टिफिकेट बना देगा, जो कि हमारे हक में अच्छा रहेगा। शाम तक हम इसका अंतिम संस्कार भी कर देंगे। अरुण सिर हिलाकर रह गया। दिवाकर वहां से चला गया। सबसे पहला काम तो उसने ये किया कि बाहर खड़ी चोरी की कार को वहां से काफी दूर ले जाकर छोड़ा। उसके बाद उसने डॉक्टर मनोहर लाल कॉलरा को पकड़ा, जो उसका पुराना पहचान का था और उसकी रॉयल फैमिली का रोब खाता था। दोनों कई बार इकट्ठे बैठकर विस्की भी ले चुके थे। दिवाकर उसे साथ ले आया और रास्ते में उसे समझा दिया कि क्या करना है। डॉक्टर कालरा ने ज्यादा कुछ किया भी न डॉक्टर कालरा ने ज्यादा कुछ पूछा भी ना। उसकी निगाहों में ऐसा करना मामूली काम था। डॉक्टर कालरा ने वहां जाकर राजीव की लाश का मुआयना किया। फिर 2 मिनट बाद लोगों के सामने उसने घोषणा कर दी कि राजीव को दिल का बहुत तगड़ा दौरा पड़ा था और अटैक इतना बड़ा था कि आधे मिनट में ही उसके प्राण निकल गए। डॉक्टर कालरा ने डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दिवाकर को थमाया और वहां से चला गया। फुर्सत पाकर दिवाकर ने अरुण और हेगड़े को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। उसकी निगाहों का मतलब समझकर हेगड़े ने खामोशी से सिर हिला दिया कि जिस जवान युवती का उन्हें इंतजार है वो नहीं आई। यानी कि राजीव जिससे शादी करना चाहता था उसका कोई अता पता नहीं था। बहरहाल वक्त बीतता चला गया। शाम के 3 बज गए। उन तीनों ने राजीव की महबूबा के आने की उम्मीद छोड़ दी। इससे ज्यादा इंतजार भी नहीं किया जा सकता था। राजीव का अंतिम संस्कार भी करना था। अरुण और हेगड़े लाश के पास बैठे रहे। अन्य लोग भी थे जो कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे। दिवाकर ने 2 पड़ोसियों को साथ लिया और राजीव के अंतिम संस्कार का सामान खरीदने बाजार चला गया। बहरहाल मन ही मन वो तीनों चिंतित थे कि राजीव ने बैंक डकैती की दौलत कहाँ छिपा रखी है। जिससे शादी करने जा रहा था उस युवती के पास रखी है तो वो कौन है और कहाँ रहती है। अगर उसके पास नहीं रखी तो फिर किसके पास रखी है। और राजीव का पहचान वाला, इतने विश्वास वाला कि लाखों रुपया उसके पास छोड़ सके। यानी कि अब उन्हें दोस्त दोस्त की मौत से कहीं ज्यादा उन 35 लाख रुपयों की चिंता हो रही थी। अगला दृश्य। अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी करने के पश्चात वो तीनों वापस उसी कमरे में आ पहुंचे जो उन्होंने किराए पर ले रखा था। सुबह से उन्होंने स्मैक का नशा नहीं किया था, इसलिए पहले उन्होंने अपने नशे को पूरा किया। फिर अरुण खेड़ा बोला, हम लोग 2 बार बड़े खतरों से निकल आए हैं। पहला खतरा था बैंक में डाका डालना और दूसरा था राजीव की लाश का अनजाने में जो दिवाकर के हाथों मारा गया। बीती बात ना करो, खास तौर से राजीव की, दिवाकर उखड़े लहजे में बोला। सुनकर अच्छा नहीं लगता है। इस समय हमें यह सोचना चाहिए कि वो 35 लाख कहाँ है। उसकी महबूबा तो उसकी मौत पर आई नहीं। क्या मालूम उसे राजीव की मौत की खबर ही ना पहुंची हो, वो दूर रहती हो। ये भी हो सकता है। अरुण खेड़ा ने दोनों के चेहरों पर निगाह मारी। वो आई हो, परंतु हमारी निगाहों के सामने आना उसने ठीक ना समझा हो। क्यों? राजीव ने उसे हमारे बारे में सब कुछ बता रखा हो कि हम लोगों के साथ मिलकर उसने डकैती की है। लड़की ने ठीक ही सोचा होगा कि हमें बैंक से लूटी दौलत की तलाश होगी और हम सोच सकते हैं कि वो दौलत उसके पास भी रखी हो सकती है और राजीव की मौत के पश्चात उसका दिल बेईमान हो गया हो। वो हमें दौलत देना ना चाहती हो, इसी कारण उसने सामने आना ही ठीक ना समझा होगा। ये ठीक कहता है, ऐसा हो सकता है। हेगड़े ने सिर हिलाया। दिक्कत तो ये है कि लड़की हमें पहचानती होगी, दिवाकर बोला, परंतु हम लड़की को नहीं पहचानते और अगर पहचान भी लें तो हम उसके साथ बुरा भी नहीं कर सकते।
अगर करेंगे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है कि हमने बैंक डकैती की है। उसके बाद तो पुलिस तोड़ फोड़ कर ये साबित कर ही देगी कि हमने बैंक डकैती की है। शायद राजीव की मौत का इंतजाम भी शायद राजीव की मौत का इल्जाम भी हमारे सर ही लग जाए। तुम्हारा मतलब है कि युवती के बारे में जानकर भी हम कुछ नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि डकैती हमने मारी है, उसने नहीं। और फिर क्या पता कि राजीव ने डकैती का 35 लाख रुपया कहाँ रख छोड़ा है। हो सकता है किसी और के पास रखा हो, जिसे हम ना जानते हो। उसके पास सब जानने वालों उसके सब जानने वालों को तो हम जानते नहीं। बात तो सही है। हेगड़े ने सिर हिलाया। क्योंकि राजीव किसी लड़की से शादी करने जा रहा था, इसलिए पैसे की खातिर डकैती में शामिल हुआ। और अब हम शक के तौर पर उसी युवती के बारे में सोचे जा रहे हैं जिससे राजीव शादी करने जा रहा था। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सही बात तो यह है कि अरुण खेड़ा भारी स्वर में बोला, यह मामला अब हमारे बस का नहीं रहा। हमें 35 लाख को भूल जाना चाहिए और पैसा हासिल करने का कोई नया जुगाड़ सोचना चाहिए जिससे कि हम अपने नशे की पूर्ति कर सकें। 35 लाख जैसी रकम को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। हेगड़े ठीक कहता है। दिवाकर ने सिर हिलाया। इतना बड़ा खतरा मोल लेने के पश्चात तो 35 लाख की रकम आई है, उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? वो अपना शंकर है ना, शंकर दादा, वो ढूंढ सकता है दौलत कहाँ है। क्यों ना हम उसे अपने साथ मिलाकर सारी बात बता दें। 35 लाख के 4 हिस्से कर लेंगे। हेगड़े और अरुण की निगाहें दिवाकर के चेहरे पर जा टिकी। अगर शंकर दादा हेराफेरी कर गया तो? ये तो बात की बात है। क्या करना है? दिवाकर ने सख्त स्वर में कहा। 35 लाख ढूंढ कर हमें हमारा हिस्सा नहीं देगा तो निपट लेंगे साले से। वैसे हमें वो डबल क्रॉस करेगा नहीं। हम उसके नशे के धंधे के कई लूप होल जानते हैं। अगर हमसे चीट करता है तो उसके धंधे की भीतरी बातों की जानकारी पुलिस को दे देंगे। शंकर दादा बहुत खतरनाक आदमी है। तो हम क्या कम है? दिवाकर गुर्राया। उस साले ने कभी बैंक डकैती डाली है? हमने डाली है। अगर हम करने पर आ गए तो साले की गर्दन मरोड़ कर रख देंगे। सबकी आंखों में सहमति के भाव आ गए। इसके सिवाय कर भी कह सकते थे। अब 35 लाख को ढूंढना उनके अपने बस का तो था नहीं। अगर होता तो वो शंकर दादा को सारी बात बताने की सोचते भी नहीं। शंकर दादा के पास जाना उनकी मजबूरी थी। अगला दृश्य। शंकर दादा 45 वर्ष का हट्टा कट्टा बेहद खतरनाक सा नजर आने वाला इंसान था। धंधे तो वो 36 तरह के करता था, परंतु दिखावे के लिए उसने एक बार खोल रखा था और खुद काउंटर के पीछे बने कमरे में से ही अक्सर हासिल होता था। क्राइम वर्ल्ड में उसका अपना अलग ही रुतबा था, असर था। हर तरह का काम करने वाले आदमी हर समय उसके पास मौजूद रहते थे। बुरे कामों का ठेकेदार था वो। शंकर दादा अपने बार के काउंटर के पीछे बने कमरे में मौजूद बड़ी सी टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठा गंभीरता से दिवाकर हेगड़े और अरुण खेड़ा की बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर शंकर दादा एकाएक मुस्कुराकर कह उठा, बैंक डकैती जैसा काम करके तुमने बहुत ही हौसला दिखाया है। शंकर, तुम 35 लाख को तलाश करो। उन्हें ढूंढना तुम्हारे लिए मामूली काम है। उनके हम 4 हिस्से कर लेंगे। दिवाकर ने सिर हिलाकर कहा। काम तो मैं कर लूंगा, शंकर दादा बोला, परंतु हिस्से 4 नहीं होंगे। मैं सीधे सीधे 10 लाख लूंगा, बाकी तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। आपस में जो मर्जी करते रहना। मंजूर है हमें, अरुण खेड़ा बोला। तुम उस लड़की को तो जरा ढूंढो जिससे कि राजीव शादी करने जा रहा था। हमें शक है कि माल उसके पास ही होगा।
मैं खुद देख लूंगा कि मुझे कब क्या क्या और कैसे करना है। शंकर दादा ने सख्त स्वर और कठोर निगाहों से अरुण खेड़ा को देखा। शंकर दादा से बात करके वो तीनों बाहर निकल आए। अब उनके चेहरों पर तसल्ली थी कि राजीव ने माल जहां भी रखा होगा, शंकर दादा उसे ढूंढ ही निकालेगा। अगला दृश्य। अंजना मलिक, 24 वर्ष की बेहद खूबसूरत युवती, जो एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। उसके शरीर पर अक्सर जीन्स की पैंट और टॉप होता था। न कोई आगे न कोई पीछे, अकेली थी। माँ बचपन में ही मर गई थी। बाप को मरे साल से ऊपर हुआ था। और मरते मरते अंजना मलिक को मिली थी विरासत। विरासत में मिला था जेब काटने की सफाई। उसका बाप इतना बड़ा एक्सपर्ट जेब कतरा था कि आज तक पकड़ा नहीं गया था। सामने वाले को कभी महसूस नहीं हो पाता था कि कब उसकी जेब से माल बाहर निकल गया। उसके हाथ की सफाई बहुत ज्यादा थी और वही सारे गुण अंजना मलिक में थे। बाप का धंधा उसने भी अपना लिया था। साल भर में वो भी कभी नहीं पकड़ी गई। ऊपर से उसकी खूबसूरती की कोई शक भी नहीं कर सकता था कि वो क्या करती है। यूं वो जानते थे कि हर किसी की निगाह उसके जवान जिस्म पर ठहरती थी। इस मामले में वो हमेशा सतर्क रही कि कोई शैतान उसके जिस्म को हाथ न लगा सके। जवान जिस्म के शिकारी तो हर जगह मौजूद और हरदम तैयार रहते थे। एक दिन जब वो धंधे पर निकली तो उसकी मुलाकात इत्तेफाकन राजीव मल्होत्रा से हो गई। तब वो जेब काट कर भाग रही थी, क्योंकि जिसकी जेब उसने काटी थी, जाने कैसे उसे अपनी जेब काटे जाने का एहसास हो गया था। भागते भागते अंजना मलिक ने उसका पर्स अपने कपड़ों में छिपा लिया था और एक मोड़ पर वो राजीव से टकराई और घबरा कर नीचे गिर पड़ी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। माफ कीजिएगा, राजीव ने किचकिचा कर कहा। दरअसल गलती आपकी थी, आप पीछे देखकर आगे की तरफ भाग रही थी। अगर आगे देखकर आगे की तरफ भागती तो। जी हाँ, गलती मेरी ही थी। दरअसल मेरे पीछे बहुत ही खतरनाक गुंडा पड़ा हुआ है। वो। गुंडा? कहाँ है? राजीव उसकी बात काटकर चौंकते हुए बोला। पीछे, यहाँ तक आने ही वाला होगा। बहुत खतरनाक है वो। मैं देखता हूँ उसे। नहीं नहीं, अंजना घबरा कर बोली। वो इतना खतरनाक है कि आप किसी भी हाल में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर मेरे लिए आप अपने को क्यों खतरे में डालते हैं? बस हो सके तो एक काम कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। क्या? मुझे कहीं छुपा दीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। राजीव अंजना को लेकर बगल की गली में घुसा और दूसरी तरफ से बाहर आ गया। अंजना ने चैन की सांस ली। 2 पल में वो उल्टी दिशा में आ गई थी। पर्स वाला इस तरफ आसानी से नहीं आ सकता था। अंजना ने मुस्कुराकर राजीव को देखा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम्म। राजीव ने गहरी निगाहों से अंजना को देखा। आइए, वो सामने मेरा छोटा सा फ्लैट है, वहां चलकर एक एक कप चाय पीते हैं। नहीं, मैं। चिंता मत कीजिए, वहां सिर्फ मेरा ही नहीं, सैकड़ों लोगों के फ्लैट है। मेरे साथ वहां चलने में आपको घबराना नहीं चाहिए। आपकी एक आवाज पर 15 लोग तो फौरन आ जाएंगे। वैसे मैं भी शरीफ इंसानों में से ही हूँ। अंजना को राजीव अच्छा लगा। उसके साथ फ्लैट तक आते आते वो दोनों एक दूसरे के नाम से तो वाकिफ हो ही गए थे। फ्लैट में आकर राजीव किचन में जाकर गैस पर चाय बनाने लगा। अंजना कमरे में बैठी बैठी बोली। आपके साथ और कौन कौन रहता है? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। आगे पीछे कोई नहीं है। राजीव ने किचन में से ही जवाब दिया। मैं भी अकेली हूँ, आपकी तरह। राजीव 2 प्याले थामे किचन की चौखट पर प्रकट हुआ। तो इसलिए आप लोगों की जेबें काटती फिरती हैं? राजीव के शब्द सुनते ही अंजना ने हड़बड़ा कर उस जगह हाथ रखा जहां उसने मर्दाना पर्स छिपा रखा था। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उस पर्स को मैंने तभी देख लिया था जब आप मुझसे टकरा कर नीचे गिरी थी। मैं सोच ही रहा था कि मर्दाना पर्स का आपके पास क्या काम।
कि उसी समय आपने कहा कि आपके पीछे खतरनाक गुंडा पड़ा हुआ है। तब मैं समझा कि असल में पीछे आने वाले की आपने पॉकेट मारी होगी। इस पर भी मैंने आपको बचाया, साथ ही चाय पिलाने आपको अपने घर ले आया। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि आप बहुत खूबसूरत हैं। दूसरा कारण आपको समझाने का था कि आप जो काम कर रही हैं, ऐसे काम मर्दों को ही शोभा देते हैं। अंजना के होंठों से कोई शब्द ना निकला। लीजिए, चाय लीजिए। राजीव ने आगे बढ़कर उसकी तरफ प्याला किया। अंजना ने चाय का प्याला थाम लिया। राजीव अपना प्याला पकड़े उसके सामने बैठ गया। क्यों करती हैं आप ये बुरा काम? अपने गुजर बसर करने के लिए, अंजना ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा अपना तो कोई है नहीं जो मुझे रख सके, इज्जत की रोटी खिला सके, मेरी शादी करा सके। अगर अपना होता तो तुम बुरा काम नहीं करती? राजीव ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, फिर क्यों करती? तो ठीक है, तुम्हारा अपना मैं बन जाता हूं। आप? अंजना ने हैरानी से उसे देखा। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगी हो और मुझे भी कोई अपना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। नौकरी मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हम दोनों अकेलों को सहारा मिल जाएगा। अंजना उसकी स्पष्ट बात पर राजीव को देखती रह गई। क्यों? मेरी बात पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, अंजना ने गंभीर स्वर में कहा। जवाब देने की, फैसला देने की कोई जल्दी नहीं है। आप सोच सकती हैं। मैं कल तक का वक्त देता हूँ। अगर मेरी बात पसंद हो तो जेब काटने का धंधा छोड़ने की कसम के साथ ये पर्स जो इस समय तुम्हारे कपड़ों में है, उसको भी साथ लेकर आना। खाली पर्स नहीं, भरे का भरा, ऐसा ही पर्स, राजीव ने स्थिर लहजे में कहा। उसके बाद अंजना मलिक राजीव के फ्लैट से निकली तो बेचैन थी। सोचों ने उसका दिमाग खराब कर रखा था। राजीव ने जो कहा था, अच्छा कहा था, कुछ भी बुरा नहीं कहा था। फिर वो क्या करे? राजीव की बात माने या नहीं? अंजना को लगा जैसे ईश्वर ने उसे अपना घर बसाने का सुनहरी मौका दिया है। इस बढ़िया मौके को गंवाना नहीं चाहिए। राजीव उसे घर की इज्जत बनाना चाहता है तो उसे फौरन स्वीकार कर लेना चाहिए। अंजना मलिक दिन भर सोचों में व्यस्त व्याकुल सी रही। रात को भी ठीक तरह से सो न सकी और अगले दिन उठकर नहा धोकर तैयार हुई और नाश्ता करने के पश्चात राजीव मल्होत्रा के घर जा पहुंची। राजीव मल्होत्रा ने उसे देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे पूरी आशा थी कि तुम आओगी, राजीव ने उसे रास्ता देते हुए कहा तो अंजना भीतर प्रवेश कर गई। राजीव भी पलटा। ये लीजिए पर्स। अंजना ने कल वाला पर्स उसकी तरफ बढ़ाया। राजीव के चेहरे पर गंभीरता की चादर बिछती चली गई। इस पर्स को मुझे देने का मतलब समझती हो ना? हाँ, अंजना ने सिर हिलाकर कहा। आज के बाद मैं कभी पॉकेटमारी का धंधा नहीं करूंगी। इस बात के साथ कि नौकरी मिलते ही आप मुझसे शादी करेंगे और जब तक नहीं करेंगे मेरे सामान्य खर्चों को पूरा करते रहेंगे। राजीव मुस्कुराया, खुलकर मुस्कुराया। वेरी गुड। तुम खूबसूरत ही नहीं, समझदार भी हो। राजीव ने उसके हाथ से पर्स लेते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी मिले और तुमसे जल्द ही शादी करूं। अकेलापन बहुत काटता है। अब साथी की जरूरत महसूस होने लगी है। खुशनसीब हूं जो तुम जैसा हमसफर मुझे मिला। मैं भी कम खुशनसीब नहीं कि मुझे आप जैसा अच्छा इंसान मिल गया, वरना मैं तो यही सोचे बैठी थी कि दुनिया में सारे बुरे इंसान ही भरे पड़े हैं। अंजना हौले से हंसी। राजीव ने पर्स खोला। बीच में 100-100 के कई नोट थे। वो सब उसने अंजना को देते हुए कहा,
ये रुपया अपने पास रखो और अपनी ज़रूरतें पूरी करो। कोशिश करना कि कम से कम खर्च करो। जब समाप्त हो जाएं तो मुझे बता देना। मेरे पास अभी पैसे हैं। कोई बात नहीं, ये भी रख लो। राजीव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थपथपाया, फिर बोला, वो सामने किचन है, कम से कम अपने हाथों की चाय तो बनाकर पिला ही दो। अंजना हंसती हुई किचन में प्रवेश कर गई। दोनों ने एक साथ बैठकर चाय पी, बातें की। राजीव ने अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताया तो अंजना ने अपने बारे में सब कुछ। दुख दर्द बांटना दोनों को अच्छा लगा, क्योंकि दोनों का ही दुनिया में कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं था। उसके बाद अंजना आधा दिन राजीव के साथ ही रही। जब अंजना गई तो दोनों आपस में काफी खुल चुके थे और एक दूसरे के को मन ही मन बेहद पसंद करने लगे थे। उसके बाद राजीव ने अच्छी नौकरी पाने के लिए दौड़ धूप तेज कर दी। वो जल्द से जल्द अंजना को अपनी बेहता बना लेना चाहता था। राजीव मल्होत्रा ने नौकरी पाने की बहुत कोशिश की। अच्छी नौकरी मिली नहीं। जो मिलती थी उससे उसका अपना और अंजना का गुजारा नहीं हो सकता था। 2 महीने बीत गए। अंजना के साथ शादी करना उसे अधूरे सपना सा महसूस होने लगा। दिवाकर, अरुण खेड़ा और सूरज हेगड़े ने उसे परेशान हाल में देखा तो उन्होंने परेशानी का कारण पूछा। राजीव ने साफ साफ बता दिया कि वो क्यों चिंतित है। नहीं बताया तो ये कि अंजना कौन है और कहाँ रहती है। राजीव, दिवाकर ने गहरी सांस लेकर कहा, ये तो अच्छी बात है कि तूने शादी करने का विचार बना लिया है। हम तेरे से ये नहीं पूछेंगे कि लड़की कौन है। तेरी प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं, लेकिन हम तेरी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी आदतों के कारण हम तीनों ही एक तरह से घर से निकाले हुए हैं। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं शाही खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे कई बड़े बड़े कारखाने हैं, मिलें वगैरह चल रही हैं। वहां पर मैं तुझे 4-5 हज़ार की नौकरी दिला सकता था। बेहद छोटी बात थी मेरे लिए, परंतु आज की तारीख में मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि नशे की आदतों के कारण मेरी घर और बिजनेस में चलना बंद हो गई है। कुछ ऐसी ही मजबूरी मेरे साथ भी है। हेगड़े ने सिर हिलाया। अरुण खेड़ा ने भी काम न कर पाने के कारण अफसोस जाहिर किया। हम सब खुद पैसे पैसे को मोहताज हुए पड़े हैं। समझ में नहीं आता कि अपने नशे के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। घर से मिलने बंद हो गए हैं और बाहर से हम नशेड़ियों को देने के लिए कोई तैयार नहीं। ठीक भी तो है, हम लिया उधार वापस करेंगे भी तो कहाँ से। राजीव ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तू फिक्र मत कर, दिवाकर ने उसका कंधा थपथपाया। हम बहुत जल्दी कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ही। आखिर हम भी आखिर हमें भी पैसे की दिक्कत तंगी कर रही आखिर हमें भी पैसे की दिक्कत तंग कर रही है। कैसा रास्ता? राजीव ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। देखेंगे कैसा रास्ता, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, दिवाकर ने सिर झटक कर कहा। लेकिन ये बात तो पक्की है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब हमारी जेबें खाली रहने लगी हैं। नशे के लिए भी हम पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाते। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। तुम इस बुरी नशे की लत को छोड़ क्यों नहीं देते? राजीव ने कहा। लग गया फिर भाषण देने? हेगड़े ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अरे भाई, तुझे कितनी बार कहा है कि हम नशे को छोड़ने को तैयार हैं, परंतु नशा हमें नहीं छोड़ता। राजीव मल्होत्रा ने पुनः कुछ नहीं कहा, सिर्फ गहरी सांस लेकर रह गया। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं। वो जो सन 70-80 वाली फिल्में होती थी ना, करीब करीब वैसी हैं। वैसे तो फिल्में आज की भी ऐसी हैं, पर आज फिल्मों को है ना बहुत कुछ केवल आपकी सोच पर छोड़ दिया जाता है। यानी उतनी डिटेलिंग नहीं की जाती जितनी उस वक्त होती थी। और वैसे भी उस वक्त की फिल्में जो हैं वो भारतीय मिडिल क्लास की, वो जो
जिसमें पिताजी टिफिन का डब्बा लेकर मिल में जाते हैं, वो सब, वो वाले दौर की कहानी, वैसी सी कहानी लग रही है ये। और ठीक भी है, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मेहनत के मिला हुआ पैसा अक्सर बेईमानी में खर्च होता है। बेईमानी एज इन यही, ये जो नशे वशे इस सब में खर्च होता है, और जिन्हें जरूरत होती है उनके पास होता नहीं है। क्योंकि वही है कि इंसान की ज़रूरतें कभी कम नहीं होती। यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अंबानी को भी ज़रूरत होगी, लेकिन हाँ, हो सकता है उन्हें भी ज़रूरत रहती हो कि भाई, मतलब वो अपने समाज के हिसाब से देखते होंगे कि वो जो बड़े लोग हैं कि भाई हम क्या खरीदना चाहे, है ना, कुछ भी तो नहीं उनके लिए, वैसे तो कुछ भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है। पर फिर हो सकता है उनको लगता हो कि यार सबको चलो, और ऐसा भी नहीं है कि वो बांटते फिर रहे हो पैसा, बांटते भी हैं तो वो अगेन वही है ना कि उनको देते हैं जिन्हें भूख नहीं है। एक शेर था, जिसमें खाने का निजाम उल्टा है कि जाम उन्हीं को मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तो खैर, इसमें पहली बार मेरे ख्याल से मैंने किसी कहानी में पढ़ा है कि भगवान ने साथ दिया, है ना। लीप ऑफ फेथ तो बहुत बार ही सुना था, लेकिन सीधा सीधा भगवान को ही खींच के ले आए कहानी में। चलो, अच्छी बात है वैसे तो, हाँ, भगवान का साथ तो रहना ही चाहिए, पर लेखक इतनी आसानी से वैसे लिखते नहीं है। किस्मत ने साथ दिया, ठीक है, कह सकते हैं। पर वो आदमी कौन था जो शुरू के एपिसोड में आया, जब वो जो काला लबादा पहन के, तो इन लोगों ने किया क्या कि उसको मारकर वहां ले गए होंगे कि भैया इसको जला दो। उसे भी लगा होगा कि ये फांदेबाज से लग रहे हैं, और उसके पास पहले से ऑफर थी। यानी जैसे जैसे किसी चीज की जरूरत थी, वैसे वैसे उनको जरूरत का सामान मिल गया। तो वो जो कब्रिस्तान वाला बूढ़ा था, शमशान वाला, उसने उसे चाहिए थी कोई लाश। तो उसके पास कोई नहीं, तो ऐसे कोई भी अपने सगे वाले की लाश को बिना जलाए वापस नहीं जाता। मैं सोच ही रहा था कि ऐसे कैसे किसी ने कहा, वो बुड्ढे ने कहा, और ये चले गए कि हाँ ठीक है, बारिश अब बंद हो जाएगी तो तुम जला देना इसे। ऐसा तो कोई नहीं करता किसी भी अपने सगे वाले के साथ। तो यही लोग गए होंगे कि जला दो जी। उसने कहा होगा देखो बारिश आ रही है, लकड़ियाँ गीली हो रही हैं, मैं बाद में जला दूंगा। और वो लाश उसने उसको दे दी, नकाबपोश को, वो जो तांत्रिक के पास ले गया। तो अब ये कहानी किस तरफ जा रही है, ये देखना है दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं, ये अनिल मोहन जी की लिखी हुई कहानी है, और हमारे सबसे प्रिय पात्र की कहानी है ये। तो थोड़ा हौसला रखिए मेरे साथ। मैं मानता हूं कि 2 घंटे हो गए हैं, कुछ सिर पैर नहीं हाथ में आ रहा। आएगा, आएगा। बड़े दिनों बाद हम तसल्ली से कहानी देख सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अब उम्मीदें पालनी बंद कर दी हैं। अब देखते हैं कहाँ तक चलता है ये सफर। वो मुझे शोले फिल्म के बहुत ज़्यादा डायलॉग पसंद हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखी वो फिल्म, बहुत अच्छी लगी थी मुझे बचपन में, इसलिए। उसमें एक डायलॉग होता है ना, ठाकुर ना झुक सकता है, न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है। तो अब देखते हैं कब तक चलती है कहानी। चलिए, मिलते हैं इसके अगले भाग में दोस्तों। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अ, पता नहीं, हो सकता है कि चूंकि कहानी कोई ढंग की नहीं मिली हो तो आप लोगों ने कमेंट्स ना किए हो, लेकिन करिएगा कमेंट उन पे, ठीक है। और मैं जल्दी से जल्दी इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि जैसा मैंने बताया था कि यूट्यूब की शर्तों के अनुसार अब इन्हें थोड़ा सा, पहले तो झट से ही अपलोड हो जाती थी, लेकिन अब इसको थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मैं करवाता हूँ, इसलिए मैं फटाफट रिकॉर्ड करता हूँ ताकि पकड़ा सकूँ कि लो भाई इसे बना दो, अब इसे सजा संवार दो, ताकि पहुंचाया जा सके। अब अगर एक आधी बार का काम हो तो कोई आदमी फ्री में कर देगा, है ना। बार बार कोई नहीं करता। तो मैं
सीख रहा हूँ, जल्दी सीख जाऊंगा। वो ये यहाँ भी मुझे शोले का डायलॉग याद आ जाता है, वो जब बसंती वो आम लेने जाती है, तो वो कहती कौन कौन से आम तोड़ूं, तो वो बताती है कि ये और ये वाला तोड़ के दे दो मुझे। धर्मेंद्र अभी निशाना लगाने ही वाला होता है, पीछे से अमिताभ 3-4 फायर करते हैं और सारे तोड़ देते हैं। तो हैरानी से, अरे ये तो तुम्हारा दोस्त भी। तो धर्मेंद्र कहता हाँ 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 हाँ, ये मैं अभी सिखा रहा हूँ, लड़का होशियार है, जल्दी सीख जाएगा। तो मैं भी होशियार हूँ, जल्दी सीख जाऊंगा, फिर शायद हमारी स्पीड तेज हो जाएगी। चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।